हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम डिस्कस करने आ गए हैं आपके बीच एडवांस कोर्स इन इलेक्ट्रिकल मशीन एम टेक। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच इलेक्ट्रिकल के किसी भी डोमेन से कर रहे हैं और अगर आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट है एडवांस कोर्स इन इलेक्ट्रिकल मशीन, तो अगर आप ढूंढ रहे हैं क्या क्या ढूंढ रहे हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक जगह ढूंढ रहे हैं या फिर वीवीआई क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं या फिर मॉडल क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं या फिर एग्ज़ाम में कौन क्वेश्चन आएगा ये खोज रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो सीरीज ये बनने जा रहा है जिसमें हम तमाम पैरामीटर पर डिस्कस करते हुए बताएंगे कि एडवांस कोर्स इन इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल फाइनल बन सकता है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। ये जो है लगभग घंटों की मेहनत के बाद फाइनल इस सब्जेक्ट का एनालिसिस हम करके आए हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करने से पहले आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। और ये आप फाइनल समझिए कि मैं पहले ही बता दूं कि अगर आप ऑल इंडिया पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया ऑल यूनिवर्सिटी और अगर आप इलेक्ट्रिकल के कोई पावर सिस्टम रिलेटेड ब्रांच से कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल के कोई ब्रांच से कर रहे हैं और उसमें एडवांस कोर्स इन इलेक्ट्रिकल मशीन है या जो भी है या मशीन उसमें आ रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बिल्कुल समझिए कि आपके लिए एग्ज़ाम में रामबाण होने जा रहा है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आप अगर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं या बंगाल से हैं या उड़ीसा से हैं या जहाँ से भी हैं, जम्मू कश्मीर से हों या फिर जिस रीजन से है, पूरे भारत के किसी भी कोने से हों, तो ये क्वेश्चन आप इतना करके जाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम एमटेक डबल ई से आप कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको वोल्टेज और टॉर्क इक्वेशन जो है प्रीमिटिव मशीन का या एक्सप्लेनेशन करने आ सकता है कि वोल्टेज और टॉर्क इक्वेशन जो है प्रीमिटिव मशीन का क्या होता है, वो आपको लिखने के लिए आ सकता है। ठीक, उसके बाद जो है दूसरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप जो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफॉर्मेशन, गिव इट्स इम्पोर्टेंस, यानी कि आप ट्रांसफॉर्मेशन से क्या समझते हैं, इसके इम्पोर्टेंस को बताइए। जैसे मशीन में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ट्रांसफॉर्मर में जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लेते हैं, वोल्टेज का ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है या पावर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वो किस तरह से है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तीसरा जो है पर यूनिट सिस्टम जो है मैकेनिकल क्वांटिटीज़ के रिस्पेक्ट में परिमिटिव मशीन में कैसे होते हैं, या डीसी मशीन का स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट कंडीशन क्या बनते हैं उसको एक्सप्लेन करने आते हैं। ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगभग 6 से 7 घंटे कंक्लूजन करने के बाद ये क्वेश्चन फॉर्मेट किया हूँ, बनाया हूँ। तो इससे बाहर आप कुछ नहीं भी पढ़ें तो इतना पढ़ के जाएंगे भी एग्ज़ाम में तो चलेगा। ठीक, उसके बाद है कैलकुलेट शॉर्ट सर्किट एंड फॉल्ट करंट व्हेन इंडक्शन मशीन ऑपरेटेड इन फॉल्टी कंडीशन, यानी कि इंडक्शन मशीन अगर फॉल्टी कंडीशन में ऑपरेट हो रहा है तो उसमें शॉर्ट सर्किट और फॉल्ट करंट का क्या मतलब मैथमेटिकल टर्म होगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। उसके बाद है डिफाइन करने के लिए कि फॉल्ट कैलकुलेशन और स्पीड रिकवरी इंडक्शन मशीन में कैसे कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए इंडक्शन मशीन में कोई तरह का फॉल्ट आ गया है तो उसका स्पीड रिकवरी और फॉल्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं अगर 3 फेज शॉर्ट सर्किट इंडक्शन मशीन के केस में आया है तो। उसके बाद है जो 6 नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सप्लेन परफॉर्मेंस ऑफ द इंडक्शन मोटर विच वाज ऑपरेटिंग एट which was operating on load when supplied from an infinite bus with a reactive in series was short circuited at its terminal followed by clearance of the after 0.15 सेकेंड। ये सीधा मैं एक लाइन में इसको समझा दूँ तो आपको कुछ नहीं करने के लिए बोलेगा, कहेगा कि इंडक्शन मोटर के केस में जो है जब हम सप्लाइड करते हैं तो इनफाइनाइट बस जो फॉर्म होता है तो उसमें रिएक्टेंस सीरीज जो बनते हैं अगर वो शॉर्ट सर्किटेड टर्मिनल हो जाते हैं तो और उसमें एक फॉल्ट आता है तो उसका केस क्या है, मतलब सीधा समझिए फॉल्टी कंडीशन में इनफाइनाइट बस को लेके ये इंडक्शन मोटर को आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद सातवां ये है
के जो है गिवन एंड एक्सप्लेन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ salient pole synchronous जनरेटर विथ 1 फील्ड वाइंडिंग एंड 2 डैम्पर वाइंडिंग। ये 2 डैम्पर वाइंडिंग वाला भी रह सकता है या फिर 1 फील्ड वाइंडिंग वाला भी रह सकता है। ये क्वेश्चन आप जरूर देखिए बढ़िया अच्छे से, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, ये मतलब हमेशा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन जो है, ये 7 नंबर। ये देखिए इसमें कुछ नहीं कर सकता, या तो एक फील्ड वाइंडिंग और जो है 1 मिनट के लिए एक फील्ड वाइंडिंग, 1 फील्ड वाइंडिंग और 2 डैम्पर वाइंडिंग के केस में इक्विवेलेंट सर्किट सेलिएंट पोल का क्या होगा, इसको ड्रॉ कीजिए। उसके बाद है दोस्तों 8वां नंबर के एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट SCR, यानी कि शॉर्ट सर्किट रेशियो SCR रेशियो ऑन द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल साइज ऑफ सिंक्रोनस मशीन। यानी कि सिंक्रोनस मशीन में SCR रेशियो का आपको का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। उसके बाद है ड्रॉ एंड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द सेलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर विथ टर्मिनल वोल्टेज VD और VQ एंड आर्मेचर आर शॉर्ट सर्किटेड। यानी कि डायरेक्ट क्वाड्रेटर एक्सिस और क्यू एक्सिस के रेफरेंस में जो शॉर्ट सर्किटेड होते हैं आर्मेचर में, जो इस तरह का ग्राफ बनता है दोस्तों, इसमें मशीन रहता है, फिर यहाँ हम लेते हैं, फिर यहाँ को QS करते हैं, फिर यहाँ को हम जो है QD करते हैं। तो इसके केस में क्या फॉर्म होगा मशीन का, वो मैथमेटिकल इक्वेशन भी आप लिख दें तो बन जाएगा आपका, ठीक ना। तो ड्रॉ एंड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द सेलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर विथ टर्मिनल वोल्टेज VD एंड VQ एंड आर्मेचर आर शॉर्ट सर्किटेड का केस बनता है। उसके बाद जो है पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये हर हाल में पूछता है। इस सब्जेक्ट का ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन को आप या उसके इक्वेशन को लिखिए, मैथमेटिकल इक्वेशन जो होता है। उसके बाद 7वां है पावर सिस्टम एनालिसिस क्या है और अप्रोक्सीमेट मेथड, ये तो हमेशा पूछा गया है। अप्रोक्सीमेट मेथड अप्लाई फॉर द पावर सिस्टम एनालिसिस, ये हमेशा पूछा गया है, तो इसको आप जरूर करके जाएं। उसके बाद एक प्रीमिटिव मशीन में कैरॉन्स प्रीमिटिव मशीन को डिटेल्स में आपको लिखने के लिए आ सकता है, तो आप इसे हर हाल में करके जाएंगे। देखिए दोस्तों प्रीमिटिव मशीन में वन शॉट बता दूं कि प्रीमिटिव मशीन होता नहीं कुछ नहीं है। ये जो है जैसे ओल्ड एज में जो मशीन में पुल्ली, जो भी रोलर, जो भी हम जो पुराने ज़माने में जो मशीन बनते थे, बियरिंग, जो भी पार्ट्स लगा के मशीन को रोटेटिंग और जो है मतलब मशीन को के अंदर जो है मैकेनिज्म दिया जाता है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि जैसे हाथ चक्की की मदद से कैसे करते हैं, उसके बाद पुल्ली लगा के, उसके बाद कुआं आप देखे होंगे, कुआं में किस तरह का मैकेनिज्म लगा के पानी को खींचते हैं। तो प्रीमिटिव मशीन वही हुआ कि पुराने मैकेनिज्म, यानी कि पहले ओल्ड एज जो प्रीवियस डेज के मशीनें हैं या प्रीवियस डेज में जो मैकेनिकल वर्क होते हैं, उसका इलेक्ट्रिकल डोमेन में क्या यूज है, उसके आधार पे प्रीमिटिव मशीन को बनाते हैं। जैसे मान के चलिए कुआं से जो पानी खींचते थे हम लोग, तो उसी के आधार पे इलेक्ट्रिक लिफ्ट बना है, एलिवेटर बना, उसी के आधार पे हॉइस्ट बना, क्रेन बना। तो इसका मैकेनिज्म जो है इलेक्ट्रिकल के केस में मैकेनिकल का मैकेनिज्म कैसे यूज किया गया, वो प्रीमिटिव मशीन में आप पढ़ेंगे। उसके बाद उतना समय नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद है तेरा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग, यानी कि इंडक्शन मोटर का जो है इक्विवेलेंट सर्किट और इसका मैथमेटिकल मॉडलिंग में आप जो है टॉर्क इक्वेशन और उसका जो है वोल्टेज इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहीं पे टॉर्क इक्वेशन और या टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन मोटर, टॉर्क इक्वेशन, ये इंडक्शन मोटर में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये दोनों इतना ही बनते हैं। या तो इक्विवेलेंट सर्किट पूछ लेंगे, या फिर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेंगे, या टॉर्क इक्वेशन पूछ लेंगे, या फिर वोल्टेज इक्वेशन पूछ लेंगे, या इक्विवेलेंट। यानी कि इंडक्शन मोटर में अगर इस मशीन में पढ़ के जा रहे हैं तो बस इतना भी करके जाएंगे तो आप इतना ही क्वेश्चन आने का संभावना बनता है। उसके बाद जो है 8वां DC मशीन में स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए रहेगा आपको। उसके बाद जो है 16 में डिस्कस द डायनेमिक परफॉर्मेंस ड्यूरिंग सडन चेंज इन लोड टॉर्क एंड 3 फेज फॉल्ट इन मशीन टर्मिनल, यानी कि लोड के अचानक सडन चेंज ऑफ लोड टॉर्क और 3 फेज फॉल्ट मशीन टर्मिनल में आने से उसके डायनेमिक परफॉर्मेंस कैसे चेंज होते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्कस करने के लिए आपको दिया जा सकता है। उसके बाद जो है एक्सप्लेन द वेरियस रिएक्टेंस एंड टाइम कांस्टेंट ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस मशीन। ये वेरियस रिएक्टेंस और टाइम कांस्टेंट ये हमेशा पूछा गया, ये हर साल ये क्वेश्चन रहता है कि वेरियस रिएक्टेंस और टाइम कांस्टेंट सिंक्रोनस मशीन का क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको ज़रूर दूंगा, तो घबराना नहीं है, ठीक ना। उसके बाद है वोल्टेज इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए। सिंक्रोनस मशीन का वोल्टेज इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में मैथमेटिकल डोमेन में क्या होगा उसको लिखने के लिए आ सकता है। उसके बाद जो है
अप्रॉक्सीमेट मेथड ऑफ एनालिसिस प्रॉब्लम्स ऑफ जनरेटर, यानी कि जनरेटर के एनालिसिस में अप्रॉक्सीमेट मेथड का यूज कैसे करते हैं, इसको लिखने के लिए आ सकता है। उसके बाद जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, दो थ्योरी होते हैं, एक तो होते हैं जो है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी और एक जो होते हैं क्रॉस फील्ड थ्योरी, ठीक ना। ये दोनों आप हर हाल में करके जाएंगे, इससे भी एक क्वेश्चन रहता है, या तो क्रॉस से रहेगा या डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी से रहेगा। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद जो है राइट द एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस मैट्रिक्स फॉर 3 फेज सेलियंट पोल सिंक्रोनस मशीन फिटेड विद डैम्पर वाइंडिंग ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ये जहाँ भी लगा होगा तो आप समझ जाइएगा कि यही क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे क्वेश्चन कितना भी बदला हो, ये अगर लगा रहेगा तो आपको यही लिखना है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का कॉन्सेप्ट आएगा और इम्पीडेंस मैट्रिक्स आपको बना के लिखना है। उसके बाद है स्टेबिलिटी जो है सिंक्रोनस मशीन में ये जो है सीधा सीधी आप जो है स्टेबिलिटी अगर आप पढ़े होंगे इक्वल एरिया क्राइटेरिया और ट्रांजिएंट का केस से यही आता है, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये क्लार्क ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, जिसमें जो है 3 फेज जो है ABC को जो है 2 फेज में अल्फ़ा और बीटा के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए I1 I2 I3 यानी कि 3 को करंट हो गया, या उसके बाद जो है इसका मैट्रिक्स फॉर्म जैसे ऐसे बनाते हैं दोस्तों, 1 मिनट के लिए। जैसे मान के चलिए अल्फ़ा और बीटा है, उसके बाद इधर VD और VQ का कॉन्सेप्ट है, तो इसके दोनों की या इसके रिस्पेक्ट में करंट IA IB IC 3 फेज करंट का रिलेशन, सॉरी 1 मिनट के लिए, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट। हेलो दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रीन स्लाइड हो गया था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ गया। चलिए अब जो है इसमें जो है आपको जो है मैट्रिक्स फॉर्म बना के पेस्टियनो स्टेशनरी में 2 फेज DQ एक्सिस का क्या होगा, यानी कि 2 वाइंडिंग, यानी कि डायरेक्ट एक्सिस जो हम लेते हैं उसके जैसे 1 मिनट के लिए मैं बता दूं, जो लोग थोड़ा सा मतलब जैसे ऐसे एक्सप्लेन जो करते हैं हम लोग सेलियंट पोल के केस में जो लेते हैं ये ग्राफ, और उसमें जो ये इसके बीच जो ड्रॉ करते हैं और यहाँ से यानी कि Q एक्सिस और D एक्सिस का जो हम करते हैं उसका रिलेशन के लिए जो है कैसे बनेगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। क्लार्क ट्रांसफॉर्मेशन हर बार पूछे ही जाते हैं दोस्तों, क्लार्क ट्रांसफॉर्मेशन आपको जरूर पढ़ के जाना है। और उसके मैं लास्ट में बताऊंगा पढ़ना क्या है, मैं तो अभी ये क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो बता रहा हूँ, लास्ट में आपको पढ़ के क्या जाना है ये भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोग लेजी होते हैं, इतना भी नहीं कर सकते हैं, तो मैं लास्ट में भी बताऊंगा क्या पढ़ के जाना है जो आपको करके जाना है। उसके बाद सिंक्रोनस मशीन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, फेजर डायग्राम, सेलियंट पोल। आप जो है सिंक्रोनस मशीन का बेसिक अगर आपको आता रहेगा दोस्तों तो दिक्कत की बात नहीं है, आप जो है सिंक्रोनस मशीन में कुछ भी पूछेगा लिखना वही है। उसके बाद एक और केस बनता है यहाँ पे कि जो शॉर्ट नोट्स में क्या क्या आ सकता है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हर हाल में पूछे जाते हैं, उसमें कौन कौन क्वेश्चन बन सकते हैं वो शॉर्ट नोट्स का डिस्कस भी चलिए कर ही लेते हैं। शॉर्ट नोट्स में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं जिसका बहुत ज़्यादा चांसेज होगा। शॉर्ट नोट्स में दोस्तों मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट्स में, ये टोटल मैंने कम से कम जो है ये कम से कम 10 साल के PYQ में शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा बार क्या रिपीट हुआ है वो मैंने लाया है। तो आप PYQ नहीं भी करेंगे तो मेरे इतने क्वेश्चन से करके आप निश्चिंत हो सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स में, और मैं एक मज़े की बात आप लोगों को बताऊं, ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं, ये डॉट डॉट जो आप देख रहे हैं, ये इसलिए मैं खुद किया हूँ, लगभग 6 से 7 8 घंटे लग गए मुझे ये करने में, टोटल फाइनल एक जगह लिखने में कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन में से मैं ये छांट के लाया हूँ, 80 से 90 क्वेश्चन में, ठीक ना। ये डॉट डॉट इसलिए है कि ये बहुत बार पूछा गया, जितना डॉट है समझिए उतना बार पूछा गया है, ये जितने डॉट हैं समझिए कि उतने बार और उतने साल पूछे गए हैं, ठीक ना। तो चलिए शॉर्ट नोट्स में इसीलिए मैं डॉट डॉट करके हाईलाइट कर दिया हूँ, ठीक। शॉर्ट नोट्स में सबसे पहला है कि जो है मशीन में वेरिएबल और ट्रांसफॉर्म वेरिएबल क्या है इसको एक्सप्लेन कर ले। डायनामिक्स परफॉर्मेंस ऑफ इंडक्शन मशीन क्या है इसको मतलब एक्सप्लेन करने, या स्टैंडर्ड सिंक्रोनस मशीन रिएक्टेंस क्या है इसको एक्सप्लेन करने, या फिर जो है अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ जनरेटर एनालिसिस कैसे करते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए दे सकता है। मतलब शॉर्ट नोट्स में 4 रहते हैं, उसमें से आपको 2 लिखने हैं, मतलब 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने होते हैं, ठीक। उसके बाद जो है सिंगल फेज और 3 फेज इंडक्शन मोटर में अंतर पूछ सकता है। उसके बाद क्रॉस फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है, या क्रॉस फील्ड कम्यूटेटर मशीन, दोनों में से क्रॉस फील्ड के बाद में अगर पूछेगा तो क्रॉस फील्ड थ्योरी या क्रॉस फील्ड कम्यूटेटर मशीन। और मज़े की बात यह है कि अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो ये हर हाल में आप एग्जाम में कॉपी में ज़रूर लिख के आएंगे, खाली नहीं छोड़ना है, ठीक ना, खाली नहीं छोड़ना है आपको।
उसके बाद जो है एस चार्ज मोटर के बारे में एनालिसिस और एस चार्ज मोटर को एक्सप्लेन करना। ये हर बार पूछा है, एस चार्ज मोटर इतनी बार पूछा है कि क्वेश्चन आउट लग रहा है ऐसा है। और कम्यूटेटर मशीन तो मैं जो है कब शॉर्ट नोट्स भी बता दिया हूँ कि मैं छांट के बताया हूँ कि शॉर्ट नोट्स में क्या बन सकता है, मेन क्वेश्चन क्या बन सकता है। और एक और अंदर की बात आप लोग को बता दूं, आप जो है अगर कुछ नहीं जानते तो मशीन में आपको कम से कम बेसिक्स पता होनी चाहिए। आप एमटेक कर रहे हैं, अगर आपको मशीन का बेसिक पता नहीं है तो फिर काहे के लिए एमटेक कर रहे हैं। तो आप जो है बेसिक्स आपको ज़रूर आने चाहिए, चाहे वो सिंक्रोनस मशीन हो, इंडक्शन हो, डीसी मशीन हो। और हाँ, आप जो पूछ रहे हैं न्यूमेरिकल किससे आएंगे, तो न्यूमेरिकल इंडक्शन मशीन से जरूर रहते हैं, इंडक्शन मोटर से। उसमें जो है टी मैक्स टी एफ एल का केस पूछ देगा, या फिर स्लिप का केस पूछ देगा, एनआर एनआर में निकालने के लिए पूछ देगा, या फिर इतना स्लिप दिए हुआ है, इस केस में टॉर्क का और जो है वो स्पीड का क्या होगा, ये भी पूछ सकता है। यानी कि इंडक्शन मोटर का नॉर्मल न्यूमेरिकल आते हैं, सारा डाटा दिए रहेंगे और आपको उसमें से कुछ भी निकालना है। या तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हम निकालते हैं, इम्पीडेंस, उसका भी केस पूछ सकता है, पावर फैक्टर भी पूछ सकता है, टी मैक्स का कंडीशन भी पूछ सकता है। तो ये फाइनल मैंने जो कंक्लूजन थी वो सारी आपको बता दी मैंने। तो अब जो है आप लोग बहुत परेशान होंगे कि मेन बता दीजिए कि आएगा कौन कौन। तो आएगा कौन कौन, उसके लिए मैं एक लाइन में बता दूं। सबसे पहले आप जो है ये जरूर करके जाएंगे, वोल्टेज एंड टॉर्क इक्वेशन, यानी कि प्रिमिटिव मशीन पढ़ के ही जाना है, सीधी बात। कुछ भी आए लिखना प्रिमिटिव मशीन है, प्रिमिटिव नाम सुन के लिख देना है, वही बात, ठीक ना। हाँ, अगर आप बहुत जीनियस हैं तो आप अलग अलग पढ़ के जाइए, जो नहीं है वो भाई इतना जरूर करके जाना, ठीक। उसके बाद जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ डीसी मशीन जरूर करके जाना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाइए आप, जो है यहाँ पे 1 मिनट के लिए यहाँ पे, हाँ ये क्वेश्चन हर हाल में करके जाना है, 7 नंबर। ये इक्विवेलेंट, ये 7 नंबर आप पढ़ लीजिए, क्या है, टू डेम्पर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है सिंक्रोनस जनरेटर में, ये जरूर करके जाना है। उसके बाद एससीआर क्या है सिंक्रोनस मशीन के केस में, ये जरूर करके जाएंगे आप। 8 नंबर, जहाँ भी डॉट लगे हैं वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जहाँ भी डॉट लगे हैं वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चलिए। उसके बाद जो है पार्क्स इक्वेशन आपको जरूर पता होना चाहिए, ये हमेशा पूछे। देखिए कितने डॉट लगे हैं, 5 बार पूछे हैं, ये 8 बार पूछे हैं, ये 8 से 9 बार पूछे हैं। ये पावर सिस्टम एनालिसिस, ठीक ना। ये कैरॉन परिमीटिंग मशीन, ये देखिए कितने बार, ये 1 2 3 4 5 6 बार पूछे हैं, ये करके जाना है आपको। उसके बाद ये इंडक्शन मशीन में दोस्तों इतना जरूर करके जाना भाइयों, इतना जरूर। इंडक्शन मशीन के केस में, इंडक्शन मशीन अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो इतना जरूर। टॉर्क वोल्टेज इक्वेशन, उसके बाद स्लिप करेक्टरिस्टिक, उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट, इतना जरूर करके जाना है इंडक्शन मोटर के केस में या इंडक्शन मशीन के केस में, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं ये क्वेश्चन, ये आपको करके जाना है। वेरियस रिएक्टेंस एंड टाइम कांस्टेंट करके जाना है। उसके बाद अप्रोक्सीमेट मेथड एनालिसिस ऑफ जनरेटर जरूर करके जाना है। वोल्टेज इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन मैट्रिक्स फॉर्मेट में आपको जरूर करके जाना है। उसके बाद हाँ, यहाँ पे क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन आपको जरूर करके जाना है, ठीक, इसका डेरिवेशन। और बाकी शॉर्ट नोट्स में मैं बता दूं कि आप एटलीस्ट जो है एस चार्ज जो है एनालिसिस, उसके बाद क्रॉस फील्ड थ्योरी का एनालिसिस, उसके बाद डायनेमिक परफॉर्मेंस ऑफ जो है इंडक्शन मोटर, और उसके बाद अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ जनरेटर एनालिसिस और कम्यूटेटर मशीन, इतना जरूर करके जाएंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने फाइनल बता दिया कि आप ऑल इंडिया के, पूरे भारत देश के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कहीं से भी हैं आप, तो इतना आप करके जाएंगे इस सब्जेक्ट में। अगर आप इससे एमटेक कर रहे हैं, आप जो है इलेक्ट्रिकल डोमेन से, और ये आपका है, ये एडवांस कोर्स इन इलेक्ट्रिकल मशीन आपके सिलेबस में है, तो बस इतना क्वेश्चन करके जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये, मेरे मतलब घंटों की मेहनत के हिसाब से ये बिल्कुल फाइनल है, फाइनल समझिए इसको। और इतना अगर आप करते हैं तो बिल्कुल सही होने जा रहा है। मैं आपको स्क्रीनशॉट करवा दूं 1 मिनट के लिए शुरू से, ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लें। 1 मिनट, इसको बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट के लिए यहाँ से स्क्रीनशॉट कर ले। एक हुआ, फिर यहाँ से कर ले, 2 हुआ, फिर यहाँ से कर ले, फिर उसके बाद यहाँ से कर लें स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद ये यहाँ से कर लें, उसके बाद यहाँ से कर लें, उसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लें, उसके बाद आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लें।
ठीक। तो यही है दोस्तों, आप लोग जो है प्लीज़ मेरे इस मेहनत को ज़रूर, और एग्ज़ाम दे के आइएगा तो बताइएगा कि ये कितने क्वेश्चन मेरे इससे आए हैं। और मेरे बहुत देर की मेहनत है दोस्तों, एमटेक का कुछ भी नहीं है यूट्यूब पे। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं मेहनत किया हूँ कुछ, तो मेरे अपने आने वाले भाइयों बहनों के लिए ये ज़रूर छोड़ दूँ, और वो देख ले। और जो भी परेशान होंगे इस एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले, वो कहाँ से क्या करेंगे, उसके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग जो है अपना प्यारा सा सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और एग्ज़ाम दे के आना तो ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन आए। धन्यवाद।